नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम के गुरुजी महाराज मंदिर में किए दर्शन पूजन, दोहराया गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, कहा सेवा की भावना ही सरकार की नीति और निष्ठा। काशी से पीएम ने दी उत्तर प्रदेश को 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है यूपी, विकास और विरासत का सबसे बेहतर मॉडल काशी। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन का ऐलान, अमित शाह ने कहा राजनीति से ऊपर विश्वास और विकास का ये सशक्त गठबंधन, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का जताया आश्वासन। तुष्टीकरण राजनीति में डूबी ममता सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान कई जिलों में हालात हिंसक, पुलिस वाहन सहित आम नागरिकों के वाहनों को भीड़ ने लगाई आग, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़क और रेलवे लाइन को किया जाम, ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। दो देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में गहन सहयोग पर की चर्चा। और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश, कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश, हवाई यातायात हुआ प्रभावित। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम का दौरा किया। पीएम ने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा भी की। पीएम ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विरासत भी विकास भी की नीति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है, भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास और विरासत के संगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ काशी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को और मजबूत किया। इस मौके पर पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को याद करते हुए उनके विचारों को सबका साथ सबका विकास के मंत्र से जोड़ा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड और स्थानीय उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान कर काशी की पहचान को और निखारा। बनास डेयरी के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस देकर पीएम ने क्षेत्र के किसानों की मेहनत को भी सम्मानित किया। काशी वासियों को 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का साक्षी बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय भाषा में संवाद करते देखा और माना कि उनके सांसद बनने के 10 सालों में यहाँ के विकास ने नई गति को पकड़ा है। उनका कहना है कि काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। विकास और विरासत के मंत्र को साधते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार ने रखा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी। ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके अभियान को आज सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए उस विचार को लेकर चलती है जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदला है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 10 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है, सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आई हैं।
ये यात्रा कई मामलों में ऐतिहासिक रही है। करीब 3 दशकों में भारत के किसी राष्ट्रपति की दोनों देशों की ये पहली यात्रा थी। द्रौपदी मुर्मू से पहले आखिरी बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने 29 साल पहले स्लोवाकिया का दौरा किया था, जबकि पुर्तगाल की यात्रा 27 साल के अंतराल के बाद हुई है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जिलों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे लाइन जाम कर दी। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिले में दोपहर बाद हिंसा भड़की। सूती में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों द्वारा NH 12 जाम करने से सूती और शमशेरगंज में हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला हुआ और पथराव शुरू हो गया। आंसू गैस के कई राउंड दागे जाने से हालात काबू में नहीं आ पाए। आखिरकार BSF को बुलाना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के अमतला में भी ऐसी ही स्थिति हुई, जहां भीड़ ने पुलिस वाहन को नष्ट कर दिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हुगली और अन्य जिलों में कई जगहों पर हालात हिंसक हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल CV आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। CV आनंद बोस ने कहा, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. वहीं इसी बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें साझा कर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने बताया कि कानून विरोध के नाम पर जो उपद्रवियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता खो चुकी हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डायमंड हार्बर जिले के दक्षिण 24 परगना के अमतला चौरास्ता भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस असहाय होकर देखती रही और हथियारबंद भीड़ ने लगातार उत्पात मचाना जारी रखा। एक और जहां वक्फ संशोधन कानून का कुछ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामले में प्रयागराज के सलाहपुर क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के वक्फ बोर्ड की कई एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस ज़मीन की कीमत 71 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस अवैध कब्जे के बारे में मुतवल्ली अम्माद हसन ने बताया कि ये सभी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, जिस पर माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले और उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। कई बीघा ज़मीन फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे लोगों को बेच भी दी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी, उनके भाई और रिश्तेदारों सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अशरफ और उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो उस टाइम दलबल
के साथ मौजूद होकर के पूर्व मुतवल्ली को अपने सहयोगी बना करके उनको पैसा दे करके एक तरीके से उन लोगों ने इलीगल पट्टे करवाने शुरू कर दिए थे। और उसी में लगभग 407 अराजी, आपको याद होगा अभी अभी मरहूम अशरफ की अहलिया का मकान भी उसमें ज़मींदोज़ करवाया था पीडी और शासन और प्रशासन की। उसमें जब वो पता चला कि ऐसे बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इलीगल ऑक्यूपाइड हैं, उनको खाली कराने का काम अभी कई सारी पीडीए की तरफ से नोटिस हमने दी हैं। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान चेन्नई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि ये विश्वास और विकास का गठबंधन है। भाजपा का मिशन तमिलनाडु, तमिलनाडु में फिर विश्वास का गठबंधन। भाजपा और एआईएडीएमके फिर साथ एनडीए के बैनर तले लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु की सियासत में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा और एआईएडीएमके ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। चेन्नई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने के अन्नामलाई और एआईएडीएमके के एडप्पादी पलानीस्वामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले एआईएडीएमके भाजपा और अन्य सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव 2 स्तरों पर लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राज्य स्तर पर एआईएडीएमके नेता एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईएडीएमके के नेता एडप्पाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और विकास का गठबंधन है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। 1998 से एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सनातन धर्म, फ्री लैंग्वेज पॉलिसी और अन्य मुद्दे उठा रही है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता डीएमके सरकार के घनघोर भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर वोट करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर साथ काम करें। मुझे खुशी है कि एआईएडीएमके एनडीए परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान एमजीआर और जयललिता जी के सपने को पूरा करे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी डीएमके को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा। तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नैनार नागेथिरन ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के तहत केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ, जिससे नैनार नागेथिरन का
तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने वर्तमान अध्यक्ष अन्नामलाई की उपलब्धियों की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि भाजपा अन्नामलाई जी के संगठनात्मक कौशल का लाभ पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे में उठाएगी। नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य भाजपा उपाध्यक्ष नैनार नागेंथिरन ने कहा कि पार्टी के सुझाव के अनुसार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी ताहूर राणा को भारत लाए जाने पर रक्षा विशेषज्ञों ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता बताया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में पूर्व मेजर जनरल PK सहगल ने कहा कि आज ताहूर राणा भारत आया है तो तमाम कड़ियां खुलेंगी। ताहूर राणा के साथ NIA की पूछताछ के दौरान स्थानीय स्तर पर उसे मदद करने वाले कई लोगों के नाम सामने आएंगे। राणा की पूछताछ में बहुत लोगों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। कितना बड़ा कूटनीतिक पल के तौर पे देखा जा सकता है जब नरेंद्र मोदी की कूटनीति को न सिर्फ पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि किस तरह से अमेरिका से प्रत्यार्पण के साथ ताहूर राणा को भारत लाया गया और NIA आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरे मुताबिक ये हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल सक्सेस है। उनकी एफर्ट्स के बिना नामुमकिन था इसको लाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा 2011 में अमेरिका ने इसको इनोसेंट घोषित किया था और इसको रिहा कर दिया था। आज उसी इंसान को अगर हिंदुस्तान लाया गया है तो वास्तव में हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त जीत है। ये पहली बार है कि किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में इस माफी के हाई प्रोफाइल आतंकी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन दी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मुंबई हमला, उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। कुछ इस तरह की भी NIA की शंका है कि इसने कई जगह इंडिया में रेकी की थी, हो सकता था कई और साजिशों को अंजाम दिया जाना था, तो जिसकी भी कहीं ना कहीं सामने तथ्य आएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। राणा ने और डेविड हेडली ने जो 5 साल तक हिंदुस्तान में रहे, अनेकों जगह का, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, प्रयागराज भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, अनेकों जगह का, शायद हो सकता है दिल्ली भी हो, अनेकों जगह की रिकॉनेसेंस की थी और बाद में शॉर्टलिस्ट करने के तो मुंबई को चुना गया। NIA जब पूछताछ करेगी तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो परत है सर, वो किस तरह से खुलेगी? क्या क्या सर इसमें जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है? सारी सच्चाइयाँ जिसकी हिंदुस्तान को खोज सामने आएगी कि पाकिस्तान की सरकार का क्या रोल था, पाकिस्तान की आर्मी का क्या रोल था, कियानी का क्या रोल था, उनके जो ISI के चीफ थे उनका क्या रोल था, LET का क्या रोल था, पाकिस्तान की नेवी का क्या रोल था, इनको किस माफिक ट्रेन किया गया, इनको किसने हथियार दिए, इनको किससे वो नौकाएं के बारे में बताया, ये टारगेट्स की रिकॉनेसेंस किसने की। मोदी जी की कूटनीति का अगर मैं जिक्र करूं तो फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मुलाकात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जॉइंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो प्रत्यार्पण की बात कही, तो ट्रंप के वो सेंटेंस खासे अहम हो जाते हैं जब उन्होंने कहा कि हम दुनिया के ऐसे खतरनाक आतंकवादी, सबसे बुरे व्यक्ति को आज प्रत्यर्पण संधि के तौर पे भारत को दे रहे हैं और अब वो न्याय का सामना करेगा। मैं दोबारा कहूँगा ये बहुत बड़ी कूटनीति की जीत है पर्सनली हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी फॉरेन पॉलिसी की। अगर उनकी पर्सनल इक्वेशन और पर्सनल केमिस्ट्री उस माफी की नहीं होती जिस माफी की है, तो किसी भी हालत में अमेरिका इसको एक्स्ट्राडेट नहीं करता। इस हमले के पीछे की कहानी सामने आएगी, बल्कि और कौन कौन से राज ताहूर राणा ने छुपा रखे हैं ये भी सारी दुनिया के सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार दोबारा इस पूरे मामले में बेनकाब हुआ है। कैमरामैन सनी कालरा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में होने वाले द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स को लेकर कहा कि इसके जरिए ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में नई क्रिएटर इकोनॉमी को ऐसी दिशा दी जाने की कोशिश है कि जिससे कि वो ऑस्कर की तरह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में आ रहे बदलाव का जिक्र करते हुए बताया कि मुंबई पिछले 100 सालों से क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल है। ऑडियो वीडियो और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बदलते टेक्नोलॉजी के साथ मुंबई और महाराष्ट्र इसी लीड को बनाए रख सके, इसके लिए वेब्स की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में।
मुंबई एक कैपिटल रहा है। अब टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री वोल्फगैंग हेटमैन्सडॉर्फर के साथ मिलकर वहां की विभिन्न कंपनियों के साथ एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत के बीच निवेश और व्यापार साझेदारी के कई अवसर हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की अत्यंत सफल यात्रा भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हुई। On this occasion, I wish to recall the highly successful visit by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Austria in July 2024. The Prime Minister's visit was a milestone in the India-Austria partnership, especially in elevating our economic and commercial linkages to a higher trajectory. You would recall that Prime Minister Modi had emphasized the political will of the Government of India to expand our partnership with Austria. My visit to Vienna is a reaffirmation of the Prime Minister's vision to work towards realizing the fullest possible potential of our bilateral relationship with Austria. भारत इटली व्यापार और प्रौद्योगिकी फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक लचीली और विश्वसनीय साझेदारियां बनाना जारी रखेगा। Countries across the world are understandably responding by de-risking, by building strong political and economic partnerships, by diversifying the manufacturing and trade partners, and by investing at home in innovation and research. Both our countries are witnessing these trends at home. In recent years, India has been working closely with like-minded partners to build the kind of resilient and trusted partnerships that we need now to address not only our economic interests, but our strategic priorities as well. विदेश मंत्री जयशंकर ने पारस्परिक व्यापार लाभ के लिए भूमध्य सागर में इटली की भूमिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के प्रभाव से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। The strategic location of the Mediterranean, with approximately 600 ports and which accounts for about 25% of global seaborne trade, establishes it as a crucial hub and one of particular interest to India. For its part, India plays an equally vital role in the Indo-Pacific, extending its reach westwards. Given both the location and centrality, as well as the levels of activities, it makes eminent sense today to connect the two, what Italy is doing eastwards from the Mediterranean and what India is doing westwards across the Arabian Sea, to connect the two for our mutual benefit. देश के अन्य राज्यों की तरह ओडिशा में भी आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कटक में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गोप बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान वय वंदना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो बेहतर इलाज सुनिश्चित करती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कन्नौज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कन्नौज की हम बात कर रहे हैं। कन्नौज में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किए और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए अब सेल्फ सर्वे भी प्रारंभ किया गया है। अपने मोबाइल से आवास ऐप लॉगिन कर फोटो अपलोड करो और जानकारी भर दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर्वे में एक चीज और की सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे कर लो। कई बार कोई का नाम छोड़ दिया, पंचायत के चुनाव हो गए और एक गुट में समर्थक नहीं है, चले का दो रहे तो प्रावधान कर दिया कि भैया खुद ही फोटो खींचो, आवास ऐप खोलो, लॉगिन करो और खुद ही अपलोड कर दो, सर्वे अपने आप हो जाएगा। नाम जो भी है आपका पूरा डाल दो तो कोई के भरोसे ही नहीं बचे। धीरे धीरे सबके मकान बन जाए, ये कोशिश हमारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब यूनिक किसान आईडी बनाई जा रही है। किसान आईडी में एक ही जगह किसान का पूरा रिकॉर्ड होगा। रिमोट सेंसिंग से फसल के नुकसान का आकलन होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब एक यूनिक किसान आईडी बन रहा है, किसान की पहचान यूपीआई की तरह। और इसमें क्या होगा, एक जगह पूरे किसानों का रिकॉर्ड होगा, उसकी जमीन, उसने कौन सी फसल लगाई है, परिवार में कौन कौन है, पशु कितने, एक जगह सारा रिकॉर्ड। अभी कई बार क्या होता था, गड़बड़ हो जाती थी। मान लीजिए फसल खराब हुई तो लिखने कौन जा रहे, राजस्व विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी। कई बार ज्यादा की कम लिख गई, कम की ज्यादा लिख गई। अब रिमोट सेंसिंग से फसल का, सैटेलाइट के माध्यम से फसल का नुकसान आंकेंगे और कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा, सही तथ्य सामने आएगा। भारत इटली व्यापार मंच में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी के साथ भारत इटली व्यापारिक संबंध पर चर्चा की। इस दौरान इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इटली के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी बनाने और इसे एक व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार $15 बिलियन से काफी बढ़ जाएगा। Science and technology, innovation, education, there are so many areas of cooperation between Italy and India, not to talk about investments and tourism also. We are trying to forge impactful partnerships across different sectors and convert this strategic partnership to a comprehensive strategic relationship which will significantly increase our current bilateral trade from $15 billion going forward. We have shared interests in different areas like space. We are working together on the India, Middle East, European corridor. मीडिया से बात करते हुए इटली की उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि भारत और इटली के बीच सहयोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और इटली के संबंध और मजबूत होंगे। It's a very, very important day for the cooperation between India and Italy. Very positive political meetings, very positive business to business, and we are very happy for this because it's possible to strengthen the cooperation between our countries at industrial level. As you know, Italy is the second most important industrial country in Europe.
चीन के मुद्दे पर नई दिल्ली में आयोजित कार्नेगी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा। हमारे लिए सबसे पहले भारत है। जो भी हमारे हित में होगा हम उसके अनुसार अपनी नीति में बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो ताज़ा बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो दुनिया भर के व्यापार के लिए अच्छे हैं। India will protect its interests. For us, it is India first. Whatever is in our interest, we will recalibrate our policy accordingly. As of now, there's hardly any foreign direct investment from China in India. It was the same 25 years, in the last 25 years, even when it was open. Not too much Chinese investment has come to India, nor are we encouraging any significant investment coming in from China at all. At the moment, that is the policy. Our effort is to integrate our economies with the developed world who believe in fair play, who believe in honest business practices, and where we get an equal opportunity. वहीं इससे पहले भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रेखांकित किया और कहा कि जल्द एआई, क्वांटम और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अग्रणी देश बन जाएगा। एआई मिशन ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो गया है। उसमें हमने एक कंप्यूट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी हैं। उसमें हमने डेटा फ्रेमवर्क को कर लिया है। क्वांटम में पिछले सवा साल में हमने जब से लॉन्च किया था, अब पूरी तरह से अभी ये कार्यान्वित है। उसमें हमने 4 हब क्रिएट कर दिए हैं जो डीएसटी चला रहा है मिशन। अभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में ऑलरेडी आपने देखा कि हमारी कैसी फैब और कैसी अदर फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो इन सब को देखते हुए आपको ये पता पड़ जाएगा कि इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने स्टेशन पर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम पीएम मोदी के विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण का जो सपना है वो इस पुण्य भूमि, महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस पुण्य भूमि में एक सुंदर चरितार्थ हो रहा है। ये जो आप स्टेशन देख रहे हो, ये स्टेशन पिछले 2-2.5 साल में इतना सुंदर लेवल पे पहुंच गया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा, विरासत भी विकास भी, विकास भी विरासत भी, हमारी संस्कृति को लेके, हमारी विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बना के ये स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद 2025 का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। ये पुरस्कार लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शशांक अला ने प्राप्त किया। UIDAI ने लद्दाख के इस प्रयासों की सराहना की है। योग की शक्ति को पूरा विश्व नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास का ही परिणाम है कि 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। चीन में भी योग को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है। इसी संदर्भ में शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने झेजियांग विश्वविद्यालय में डॉक्टर वोंग झिचैंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष पत्र सौंपा, जिसमें चीन में योग, वेदांत और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की गई। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। LRGB गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
ये परीक्षण भारतीय वायुसेना में हथियार को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गौरव के सफल विकास परीक्षणों के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि LRGB के विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में काफी हद तक वृद्धि होगी। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गुरुवार को तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के साथ आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बिहार में तो इस आपदा में करीब 80 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हैं। उत्तर भारत में गुरुवार को आई तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं कई लोगों के लिए ये आपदा भी बनकर टूटी। बिहार में गुरुवार को 24 जिलों में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों पेड़ गिरने, दीवारें ढहने और ठनका गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य के नालंदा जिले में सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। इन इलाकों में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, प्याज, मक्का और मूंग समेत कई फसलों को तेज आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने तबाह कर दिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम होने पर खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास न खड़े होने की सलाह दी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 45 घंटे में लगभग 80 लोगों का जो है डेथ हुआ है आंधी तूफान से और बिजली गिरने से। तो इसमें जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है घोषणा किए हुए हैं, सभी को 4-4 लाख मरने वाले को दिए जाएंगे। 1000 से ज़्यादा पेड़ विभिन्न सड़क मार्गों को अवरुद्ध किए थे। सभी को युद्ध स्तर पर 52 टीम बना करके उसको क्लियर कराया जा रहा है। विद्युत विभाग ने भी 42 से ज़्यादा टीम बनाई। सबसे जो सुरक्षित उपाय है इसमें लोगों को जागरूक रहने के लिए, कोई भी थंडरस्टॉर्म आता है, गतिविधियां होती है, तो लोगों को कम से कम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जो है अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। यूपी राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक प्रदेश में गुरुवार को आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से करीब 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 45 पशु भी मारे गए और 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही इस प्राकृतिक आपदा में घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशु हानि पर प्रभावितों को सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। कई इलाकों में पेड़ गिरने के भी समाचार हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी तेज आंधी तूफान आने से कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। कठुआ के पुलिस लाइन रोड पर तूफान के कारण एक पेड़ वहां से गुजरती कार पर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से कार से पेड़ हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी को अगले आदेश तक UGC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर जोशी इससे पहले मणिपुर के मुख्य सचिव, CBSE के अध्यक्ष और मणिपुर के रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। IIT कानपुर और IIFT के पूर्व छात्र रहे जोशी ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। चौबीस नवंबर 2024 को संभल हिंसा मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के सामने संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई पेश हुए। SP ने न्यायिक जांच आयोग के सामने अपने बयान दर्ज कराए और हिंसा से जुड़े सभी साक्ष्य और रिपोर्ट आयोग के सामने पेश किए।
आयोग के सदस्य पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा, आयोग ने घटना को लेकर एसपी से 3.5 घंटे की पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। आयोग की ओर से जो बयान और सवाल किए गए, एसपी द्वारा उनके संतोषजनक जवाब दिए गए हैं। पूरी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट शासन और सरकार को भेजी जाएगी। पुलिस अधीक्षक संभल को तलब किया गया था उनका बयान दर्ज करने के लिए। विस्तार से उनका बयान दर्ज हुआ है। अब समय जो सांसद संभल हैं और लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों के लिए हमने 15 तारीख नियत किए हैं और 16 तारीख को माननीय सांसद और जो और लोग हैं उनको बुलाया है। उसके बाद सदर जो जामा मस्जिद के हैं, मुरादाबाद जेल में निरुद्ध हैं, उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके बाद करीब करीब हमारी कार्रवाई जो है, जो फील्ड पे बयान लेने थे वो समाप्त हो गई है। रिपोर्ट जो है धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पूरा लिखाई जाएगी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेशकों का मजबूत विश्वास कायम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनएसई पर कुल निवेशक खातों की संख्या बढ़कर 22 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें बीते 6 महीने में 2 करोड़ से अधिक नए निवेशक जुड़े हैं। 31 मार्च 2025 तक एनएसई पर यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या 11.3 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा 20 जनवरी 2025 को 11 करोड़ पर था। महाराष्ट्र में निवेशक खातों की संख्या सबसे अधिक 3.8 करोड़ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान है। इन राज्यों का संयुक्त योगदान कुल खातों में करीब 49% है। बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक ने पिछले 5 वर्षों में 22% का मजबूत वार्षिक रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 सूचकांक ने 25% का वार्षिक रिटर्न दिया है। एनएसई का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड IPF 31 मार्च 2025 तक सालाना आधार पर 23% से अधिक बढ़कर 2,459 करोड़ रुपए हो गया है। ये उछाल तेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मोबाइल ट्रेडिंग के बढ़ते चलन के कारण है, जिससे टियर 2, 3 और 4 शहरों के निवेशकों के लिए पूंजी बाजार में पहुंच अधिक आसान हो गई है। 31 मार्च 2025 तक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों की कुल संख्या 2,720 थी। मेक इन इंडिया के तहत भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। स्मार्टफोन अब भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर गया है। ये जानकारी आज इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने दी। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के 1,29,000 करोड़ रुपए की तुलना में 55% की वृद्धि हुई है। ICEA ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है। नई दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विजय सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में उपाधियां और पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह दिल्ली के उपराज्यपाल विजय सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे और तकरीबन 24,000 से अधिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में उपाधियां और स्वर्ण पदक सहित अन्य पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे सपने देखें और लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास करें। The great academician, lawyer and the first president, Dr. Rajendra Prasad has said, and I quote, "In attaining our ideas, our means should be as pure as the end." Dear friends, your academic skills and professional achievements must also inculcate in your humility. Humility that teaches you to appreciate others, enables you to understand that there can be various equally valid approaches to meet the same objectives
as yours. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपाधियों को डिजिटली अपलोड किया। उन्होंने कहा कि बजट में आईपी यूनिवर्सिटी के नरेला कैंपस के लिए 500 करोड़ का फंड दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए दूसरे राज्यों में ना भटकना पड़े। अब 500 करोड़ के माध्यम से पूरा एक अच्छा एजुकेशनल हब हमारा वहाँ डेवलप हो, नए कॉलेजेस खुलें और भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो सभी कुछ होना चाहिए। आशीष सूद ने विद्यार्थियों को विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। देश को आज नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने के लिए, उनके सपनों की विकसित दिल्ली बनाने के लिए ऐसी युवा शक्ति चाहिए जो सवाल तो करे मगर समाधान भी दे, जो प्रतिस्पर्धा तो करे लेकिन सहयोग भी दे, जो आत्मनिर्भर तो बने लेकिन समाज को अपने साथ लेकर अपनी तरक्की की राह में चलने की क्षमता भी रखे। तभी नरेंद्र मोदी जी का ये सपना हम पूरा करने में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। गौरतलब है कि नई दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय देश का जाना माना शिक्षण संस्थान है, जहां हर साल हजारों की संख्या में विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस जनपद के ग्रामीणों की जागरूकता और प्रशासन के सहयोग से जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। जनपद में जहां ग्रामीणों ने लोक कथाओं में वर्णित नीम नदी को पुनर्जीवित किया, वहीं CSR फंड से निर्मित तालाब का जीर्णोद्धार भी किया गया है, जिससे भूगर्भीय जल को संरक्षित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि विभाग ने भी गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि प्रयोग में लिए जा रहे जल की बचत को लेकर जागरूक किया है। नलकूपों पर ड्रिप सिस्टम से नल से खेत तक जल देने के लिए योजना चलाई। गांव में अमृत सरोवर बनाकर भूगर्भीय जल संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभाई जा रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षित कर उनका कल बेहतर बनाया जा सके। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है जल के बारे में, वो पैसा लगा रही है, तालाबों को क्या नाम जीर्णोद्धार कर रही है, जीर्णोद्धार जो पुराने तालाब हो गए उनका नवीनीकरण कर रही है, खुदवा रही है उनको, और क्या नाम है पानी सेव करवाने की वजह से ही क्या नाम है ये काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर नीम नदी है, गवर्नमेंट का विशेष ध्यान है नीम नदी पर। जल संरक्षण सही है जी, पानी जुड़ा रहता है। नीम नदी की शुरुआत अब से 2 साल पहले हुई थी, व्यवस्था सही है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जल है तो कल है, ये महज एक नारा नहीं, हकीकत है। तेजी से गिरता भूगर्भ जल स्तर मेरठ में चिंता का विषय था, लेकिन अटल भूजल योजना एवं अमृत सरोवर योजना मेरठ के ऐसे ब्लॉकों और गांवों के लिए अमृत साबित हुई। योजना के तहत न सिर्फ जल को संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। अटल भूजल योजना एवं अमृत सरोवर योजना से मेरठ की ग्राम पंचायत में तालाबों का निर्माण हुआ, जिससे बरसात का पानी इन्हीं तालाबों में संरक्षित किया गया। योजना के बेहतर क्रियान्वयन से जो ग्राम पंचायत और ब्लॉक डार्क जोन में थे, उनका जलस्तर बढ़ गया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन और भूगर्भ जल विभाग के सहयोग से इन तालाबों का निर्माण कराया गया। मेरठ जनपद में 2 ब्लॉक्स इसमें चयनित है, खरखौदा और रजपुरा, जहां पर कुछ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगाए गए हैं और सप्लाई साइड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब खुदवाए गए हैं और साथ ही में सुखपिट्स और अन्य काम किए गए हैं। इन्हीं के चलते हमारा एक ब्लॉक है जो पूरा का पूरा सेमी क्रिटिकल रेंज में आ गया है, क्रिटिकल से, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अटल भूजल योजना के लिए। और साथ ही अब हम लगे हैं कि अब ये जो भी जल स्तर बढ़ा है उसमें और आगे गिरावट ना आए और हमारे जो भी बाकी सेमी क्रिटिकल के ब्लॉक्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके आगे लेके जाएं। मेरठ में खरखोदा और राजपुरा ब्लॉक ऐसे ब्लॉक थे जिन्हें क्रिटिकल ब्लॉक की श्रेणी में रखा गया था, जिसे सुधारने के लिए अटल भूजल योजना लागू की गई। योजना के तहत 68 तालाब बनवाए गए, जिससे राजपुरा और खरखोदा ब्लॉक का जलस्तर बढ़ गया, जो अब डार्क जोन की श्रेणी से बाहर निकल रहा है। टोटल तालाब हमने 68 तालाब बनवाए हैं, जिसमें छोटे तालाब हमारे 57 थे जो हमारे 22-23 में बने थे, और हमने 23-24 में हमने 12 तालाब लिए थे, जो हमारे तालाब अभी
आप कभी भी आप देख सकते हैं जो रिचार्ज के पर्पज से बहुत अच्छा रिचार्ज कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे वाटर लेवल पर पड़ा है। अकेले मेरठ जिले में 154 अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुखता से मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराए गए और श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराया गया। मेरठ के ग्रामीण भी खुश हैं और उन्होंने तालाब बनने पर सरकार का धन्यवाद किया। तालाब बनने से फायदा है कि साफ सफाई भी अधिक है, पानी की निकासी वो भी अच्छी है, वरना तो जो पहला था तो गांव में पानी था, नाली में पानी भरता था, लेकिन अब कुछ नहीं है, साफ सफाई भी अधिक है। हमारे गांव का जो पहले जल स्तर था वो बहुत डाउन था और जब से हमारे यहाँ पे ये सुधार होने शुरू हुए हैं, तालाब बने हैं, उसके बाद हमारे जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। भूगर्भ जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए इस योजना की कार्ययोजना में पानी पंचायत व अन्य सामाजिक स्थानीय संगठनों की भूमिका का भी निर्धारण किया गया, जिससे योजना को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में मजबूती मिली। दुर्गा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिणी दिल्ली के साकेत में स्थित है सतपुला झील, जो तुगलककालीन है। जलाशय का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। इसे वास्तुकला का एक असाधारण नमूना भी माना जाता है। कालांतर में अनदेखी के कारण ये झील सूख गई। एक बार डीडीए की कोशिश के बाद सतपुला को जीर्णोद्धार की कवायद तेज हुई है। देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सतपुला झील दिल्ली के साकेत में स्थित एक ऐतिहासिक जलाशय है और तुगलक कालीन वास्तुकला का नमूना भी। नाम के मुताबिक सतपुला का अर्थ है 7 घाटों का पुल, जो तुगलक वंश के युग में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए बनाया गया था। सतपुला यानी कि 7 गेट्स जिसमें से पानी आता था, और ये गेट जो थे वो लकड़ी के दरवाज़ों से बंद कर दिए जाते थे या खोल दिए जाते थे। तो इसके जो डाउनस्ट्रीम वाली तरफ, निचली तरफ जो है, वहाँ पे एक डिप्रेशन था जिसमें पानी रख लेते थे ये लोग, और वो पानी जो है फिर जो जहाँ पना सिटी के अंदर के निवासी थे वो अपने तरह तरह के कार्यों में उपयोग करते थे। रखरखाव और उदासीनता ने कालांतर में एक झील को बंजर में तब्दील कर दिया। सतपुला सूख गई, पशु पक्षियों का कलरव थम गया, इलाके का जलस्तर पाताल तक चला गया। स्थानीय बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने लगे। जब हमने शहर फैला दिए, पेड़ों की कटान कर दी, झीलें भर के उनको करोड़ों की ज़मीनें बना दी, तो अब ये भी तो ज़रूरी है कि हम उनके लिए भी उनका हैबिटेट जो है वो कायम रखें। और ये तालाब अगर हम ठीक से हम करते हैं, छोटी छोटी झीलों को हम ज़िंदा रखते हैं, तो वो भी हमारे बीच में वो मौजूद रहेंगे। डीडीए की कोशिशों के बाद एक बार फिर 14वीं सदी की इस पुरानी झील के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। जलाशय में पानी पहुंचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली। रोटरी इंटरनेशनल की वैज्ञानिक पहल के बाद झीलों की सफाई शुरू हुई। सतपुला के जलाशयों में जल ठहराव होने लगा, जीव जंतु भी पलने लगे, डकवीड और शैवाल उगने का भी दावा किया गया। यहाँ पर रेन बसेरा शुरू कर चुके हैं। जो कॉमन मरीन है उसको हमने यहाँ पर ब्रीडिंग भी देखी, उन अपने बच्चों के साथ वहाँ पर वो रहते हैं। और जो सराउंडिंग में जो छोटी छोटी पक्षियाँ होती है, जो कि ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, इस पे वो रहना चाहती है। अब वो आराम से यहाँ पर रह रही, क्योंकि अब पानी जब यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगा तो उनके लिए सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ वाटर और एक थोड़ा सा कूलर इन्वायरमेंट अब उनको मिलना शुरू हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।